It includes cancers of connective tissue and muscles. मसल्स या कनेक्टिव टिश्यू की जो कैंसर है वो इसमें इंक्लूड होते हैं. एग्जाम्पल है इसमें ओस्टियोमा जो बोन कैंसर होती है, लिम्फोमास जो लिम्फोइड टिश्यू है उसकी जो कैंसर होती है, जो लिम्फोइड मास होता है टिश्यू का उसकी जो कैंसर होती है, जैसे हमने लिम्फोइड टिश्यू के अंदर पढ़ा था कि वहां पे मास होता है लिम्फोइड टिश्यू का, तो उसकी कैंसर हो सकती है. नेक्स्ट आती है लुकेमियास. दैट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. ये ब्लड कैंसर का टाइप है जिसमें WBC का जो नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. दैट इज ब्लड कैंसर. which involve abnormal rise in number of WBCs. यहाँ पे WBCs का नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस तरह की कैंसर को बोलते हैं लुकेमियास. तो कैंसर को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कार्सिनोजेंस. दैट इज द कैंसर कोजिंग एजेंट्स. कैंसर किन की वजह से होता है. Carcinogens. Carcinogens. So, what are carcinogens? The cancer causing agents. Cancer causing agents are known as carcinogens. जो कैंसर कोजिंग एजेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस. अब जो कैंसर कोजिंग एजेंट्स है वो करते क्या हैं. दे ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू नियोप्लास्टिक और कैंसरस सेल्स. ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल के अंदर चेंज कर देते हैं, इसलिए इनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं, कैंसर कोजिंग एजेंट्स बोलते हैं. अब जो कार्सिनोजेंस है उसको जनरली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. कार्सिनोजेंस आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह के होते हैं कार्सिनोजेंस. अब वो 3 तरह के कार्सिनोजेंस कौन कौन से होते हैं. That is physical factors, second chemical factors, and third one biological factors. These are the 3 types of factors: physical factors, chemical factors and biological factors. First of all, physical factors. Physical factors. Physical factors क्या होते हैं? It includes ionizing radiations, like X-rays, gamma rays, and
नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज। यहां पे दो तरह की रेडिएशंस इसमें इंक्लूड होती है फिजिकल फैक्टर्स में। रेडिएशंस एक फैक्टर है, इसके अलावा और दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, हाई टेम्परेचर का जो एक्सपोजर होता है बार बार, तो उस तरह के कुछ फिजिकल फैक्टर्स जो इंक्लूड है इसमें। इट इंक्लूड्स आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज। तो इसमें एक्स रेज और गामा रेज इंपॉर्टेंट है। दूसरा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, जो डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर देती है। यूवी रेज की वजह से डीएनए म्यूटेशन हो जाती है। So it include ionizing radiations like X-rays, gamma rays, and non-ionizing radiations like UV rays, which causes mutation in DNA। और DNA में म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो कंट्रोल्ड है वो प्रोसेस अफेक्ट हो जाती है। सेकेंड थिंग आती है केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म करने में के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वेरियस केमिकल्स, वेरियस केमिकल्स लाइक केमिकल्स present in स्मोक। स्मोक के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसको डिटेक्ट किया गया कि उनकी वजह से कैंसर हो सकती है। ये कैंसर कोजिंग होते हैं जिनकी वजह से जनरली लंग कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लंग कैंसर जो है वो स्मोक की वजह से होते हैं, तो बहुत सारे केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जो डाइज होती हैं। डाइज में जैसे एक एग्जांपल है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड ये जो केमिकल है ये भी कैंसर कोजिंग होता है, यानी कि इसके एक्सपोजर से भी कैंसर हो जाता है। कैंसर कोजिंग एजेंट्स में इनके ये इंक्लूड है। तो ये दो फैक्टर फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में अब कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कैंसर कोज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स सम वायरसेस called oncogenic viruses। इसमें इंक्लूड है सम वायरसेस जिनको ओंकोजेनिक वायरसेस बोलते हैं। ओंकोजेनिक वायरसेस का मतलब क्या होता है? ओंकोजेनिक वायरसेस, these viruses consist of gene called oncogene which causes transformation of normal cell into cancerous cell। इनके अंदर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं ओंकोजीन।
ये जो ऑन्कोजीन है इसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसरस सेल के अंदर चेंज हो जाती है। तो ऐसे कोई भी वायरस जिनके अंदर ऑन्कोजीन प्रेजेंट होते हैं उनको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। ये जीन आता कहां से वायरस के अंदर, क्योंकि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करता है तो अपना जीनोम होस्ट डीएनए के साथ इंसर्ट कर देता है, और जब होस्ट डीएनए से उसकी कॉपी बाहर निकलती है तो कुछ केसेस में वो अपने जीनोम के साथ होस्ट का जीन भी साथ ले आता है। तो ये ऑन्कोजीन होस्ट से उसके अंदर एंटर करता है, और जहां जहां पे ये मल्टीप्लाई होके जाता है, ये वायरस अपना जीनोम डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहां पे नॉर्मल सेल के कैंसरस सेल में चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर में इंक्लूड होता है वो है सेलुलर ऑन्कोजीन्स। सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सेलुलर ऑन्कोजीन का मतलब क्या होता है? इट was found that normal cells also consist of oncogenes called cellular or proto-oncogenes। नॉर्मल सेल के अंदर भी ऑन्कोजीन्स या सेलुलर और प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मल सेल के अंदर जो ऑन्कोजीन्स होते हैं दिस रिमेन्स इनएक्टिव, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो भी फैक्टर हमने स्टडी किए हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो, फिजिकल फैक्टर हो, केमिकल फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर हो, वो कैंसर करता कैसे है? एक्चुअल में वो जो फैक्टर्स है वो क्या करते हैं कि जो ऑन्कोजीन्स है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसको वो एक्टिवेट कर देते हैं, और जैसे ही ऑन्कोजीन एक्टिवेट होते हैं ये नॉर्मल सेल का जो कंट्रोल है डिवीजन के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो जो इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स है ये जब एक्टिवेट होते हैं तब कैंसर होती है। कैंसर occurs when oncogenes get activated। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो इसकी वजह से कैंसर होती है। तो ये कुछ एजेंट्स हैं जो कैंसर कोजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स एंड हियर बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड सम वायरसेस that contains the oncogenes, and that oncogenes or these oncogenes are responsible for transformation of normal cell into cancerous cells। तो ये कुछ जीन्स होते हैं, सिर्फ एक जीन नहीं है, कुछ जीन्स है, और इन्हीं जीन्स की वजह से नॉर्मल सेल कैंसरस सेल के अंदर चेंज हो सकती है। एक नॉर्मल सेल के अंदर भी oncogenes प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेलुलर oncogenes या प्रोटो oncogenes बोलते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी वजह से अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो नॉर्मल सेल अपने आप को कैंसर सेल में चेंज कर लेती है। Now the next thing, that is the detection and diagnosis। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे डायग्नोज किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर इनिशियल स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो इसको सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है। इनिशियल डिटेक्शन of cancer, initial detection of cancer is very important
very important for its successful treatment. कैंसर के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए उसका अर्ली डिटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है. अब जो डिटेक्शन है या डायग्नोसिस है वो कैसे की जाती है, तो यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स हैं जिससे आसानी से कैंसर को डिटेक्ट या डायग्नोज किया जा सकता है. सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है दैट इज बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज. सेकेंड, बोन मैरो टेस्ट. थर्ड, रेडियोग्राफी जिसके अंदर एक्सरेज, सीटी स्कैन और इसके अलावा एमआरआई, ये प्रोसेस इंक्लूड होती हैं. रेडियोथेरेपी के बाद एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये डायग्नोसिस का मेथड है. इसके अलावा मोलिकुलर बायोलॉजी, ये फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है, ताकि कैंसर का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके. फर्स्ट, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज. सेकंड, बोन मैरो टेस्ट. थर्ड, रेडियोग्राफी. फोर्थ, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. एंड फिफ्थ वन इज मोलिकुलर बायोलॉजी, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी. मोलिकुलर बायोलॉजी का कैसे यूज किया जाता है, तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कैसे ये मेथड्स कैंसर को डिटेक्ट करने में, डायग्नोज करने में हेल्प कर पाते हैं. सो नेक्स्ट, दैट इज द बायोप्सी. एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज. ये जो टेक्निक है वो किस तरीके से काम करती है. इसमें क्या होता है, इन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में अ थिन सेक्शन ऑफ suspected tissue is cut into thin sections stained and then examined under माइक्रोस्कोप. जो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है, इसमें जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके अंदर सस्पेक्शन है कि ये पर्टिकुलर जगह प्लेस है जहां पे कैंसरस ग्रोथ अपीयर हो रहा है, कि यहाँ पे कोई ट्यूमर बन रहा है या उस पर्टिकुलर पार्ट में ट्यूमर बने होने की कंडीशन है या वहां पे कैंसर होने की चांसेस हैं. तो उस पर्टिकुलर टिश्यू से, सस्पेक्टेड टिश्यू से एक थिन सेक्शन निकाला जाता है, उसको स्टेन किया जाता है, मींस उसको कलर किया जाता है. स्टेन करने के बाद फिर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है उसकी कैंसरस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए. यहाँ पे थिन सेक्शन को कट करना बायोप्सी पार्ट है. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज का मतलब उसको स्टेन करके एग्जामिन करना अंडर माइक्रोस्कोप, ये हिस्टोपैथोलॉजिकल पार्ट हो जाता है. तो कंप्लीट प्रोसेस बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में थिन सेक्शन कट करना, उसको कलर करना और उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना, इस पूरी प्रोसेस को हम बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं. तो ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू में जो सस्पेक्टेड है कैंसर के लिए, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि वो कैंसरस है या नहीं है. सेकंड जो पार्ट है वो है बोन मैरो टेस्ट.
बोन मैरो टेस्ट। जो बोन मैरो टेस्ट है वो जनरली कब कैरी आउट किया जाता है? दिस टेस्ट इज कैरिड आउट this test is carried out when there is increase in WBCs in blood। WBC का जब ब्लड में काफी नंबर बढ़ने लगता है तो उस केस में बोन मैरो से ही बन के सारी सेल्स आती हैं, तो बोन मैरो के अंदर डिटेक्शन किया जाता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बोन मैरो टेस्ट। तो ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है उसके केस में ब्लड जो बोन मैरो टेस्ट है वो किया जाता है कि बोन मैरो कितनी सेल्स तैयार कर रही है, कहीं पे वहीं पे तो कैंसर है जिसकी वजह से अबनॉर्मल वाइट सेल्स का हो रहा है। थर्ड जो मेथड है वो है रेडियोग्राफी। अब जो रेडियोग्राफी है इसमें सबसे पहले जो आता है पार्ट वो है एक्सरेज। जो एक्सरेज है इसमें एक्सरेज का यूज किया जाता है और जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसकी एक इमेज ऑब्टेन की जाती है। एन इमेज इज ऑब्टेन्ड, एक इमेज जनरली ऑब्टेन की जाती है, जैसे इंटरनल ऑर्गन की कोई भी इमेज है वो इससे ऑब्टेन की जाती है। तो ये सबसे सिंपल मेथड होता है। उसके बाद आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके अंदर भी एक्सरेज यूज की जाते हैं, लेकिन सिंपल एक्सरे की कंपैरिजन में यहाँ पे एक्सरे की डोज काफी ज्यादा होती है। एक्सरेज आर यूज्ड टू ऑब्टेन 3D image, 3D image of इंटरनल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल पार्ट की 3D इमेज ऑब्टेन करने के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी का यूज किया जाता है। तो एक्सरे की कंपैरिजन में यहाँ पे 3 डायमेंशनल व्यू इमेज मिलती है। एक्सरे का यूज है वो इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है MRI, मैग्नेटिक